दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज की शुरुआत वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा एक छोटे से अपने पुराने अनुभव से। मैं जब शुरू शुरू में आया दिल्ली में तो यहाँ एक जेएनयू के अपोजिट एक जगह है मुनीर का। मैंने वहाँ एक कमरा लिया किराए पर, क्योंकि जेएनयू में मेरे तमाम कई सारे मित्र थे जो इलाहाबाद से आए थे साथ में। तो उन लोग जो मेरे कुछ सीनियर थे, कुछ मित्र थे, तो उनसे मिलने की उनसे उनके साथ आसपास रहने की एक इच्छा थी। तो उस समय जेएनयू में जाना, जेएनयू में प्रवेश करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ करता था। वहां एक गंगा ढाबा हुआ करता था, वहां लोग देर तक खाना वाना खाते थे। तो मैं भी एक मीडिया संस्थान में काम करता था, वहां से आकर फिर दिन में कभी अगर नाइट शिफ्ट रहा तो वहां दिन में जाता था, और अगर अदरवाइज देर तक वहां देर शाम तक देर रात तक खाना मिलता था। 2-3 बजे तक लोग नॉर्मली जगह रहते थे जेएनयू में। तो खैर, जेएनयू में जाने का जो एक मुख्य जो चार्म था, वहां एक बहुत दर्शनीय चीज होती थी, वो होता था वहां विरोध प्रदर्शन। जो अमेरिका में कोई मुद्दा हुआ, मैं करीब 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय में अमेरिका में कुछ भी हो उसके खिलाफ या अमेरिका की किसी भी नीति के खिलाफ उन लोग आमरण अनशन करने लगते थे। आमरण अनशन का जो तरीका था वो बहुत मजेदार था। सारे लोग हंसते रहते थे, विरोध भी करते थे, किसी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखता था, और बड़े बड़े भाषण भी होते थे। और उसके अलावा वहां तुरंत 2-3 लोग बैठे रहते थे माला पहनकर, और उसके बाद फिर अचानक उतरे, वो जाकर स्टेज से नीचे जाकर खाना वाना खा लिए, फिर वापस आए, आकर आमरण अनशन पर बैठ जाते थे। तो इस तरह का दिखावे का जो प्रदर्शन होता था वो खूब वहां मैंने देखा। उसके बाद फिर अभी इधर मैं आज वीडियो देख रहा था एक यूट्यूब पर, तो अचानक एक वीडियो देखकर मुझे वही जेएनयू वाला जो आमरण अनशन था और विरोध प्रदर्शन हुआ करता था वो याद आ गया। आज एक वीडियो में मैंने देखा कि एक सज्जन है, उनका नाम है आनंद वर्धन सिंह, और वो पब्लिक इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। तो मैंने सोचा कि कहीं विरोध प्रदर्शन प्रेस क्लब के आसपास, जनरली 20-25 पत्रकार जमा होके प्रेस क्लब पर, अभी तक जो कुछ भी परंपरा रही है कि प्रेस क्लब में चले जाते थे, प्रेस क्लब के आसपास वहां कुछ मंत्रालय है, संसद है आसपास में। तो आजकल वहां सख्ती हो गई है, कोई पत्रकार जाके वहां जमा के सड़क पर कम से कम जाके प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। पहले 1-2 मौकों पर मैंने देखा है कि 1-2 मुद्दों पर लोगों ने वहां जाके जमा होके प्रेस क्लब के बाहर खड़े होके नारेबाजी वगैरह की है। तो मुझे लगा वैसा ही कुछ हुआ होगा। मैं थोड़ा कौतूहलवश उसमें झांकने गया, तो देख रहा हूं कि ये एक जूम मीटिंग है, बहुत मजेदार जूम मीटिंग है। देखा, उसका ड्यूरेशन है करीब 2-2.5 घंटे का वो मीटिंग था। शुरुआत 5-6 लोगों से हुई, बीच बीच में लोग आते रहे जाते रहे, और बहुत दिलचस्प ये नजारा था। और इस पर व्यूज भी करीब 3,40,000 के आसपास व्यूज आज तक आ चुके हैं, मैंने देखा। और उस पर कई लोग, मतलब कुछ लोगों ने तो, एक तो जो एंकर था थे आनंद वर्धन सिंह साहब, उन्होंने जो शुरुआत की कि एक गैर कानूनी एफआईआर हुआ है, पूरा मामला उन्होंने उसको बताया कि एक बहुत सारे विरोध में जो कुछ भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा सुनिए आप भी। कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन है। ये अगर सड़क पे देखते तो शायद इस समय हम लोग नारे लगा रहे होते, लेकिन चूंकि यहाँ नारे लगाने का इस तरह का प्रोविजन नहीं है। अजीत अंजुम के साथ जो हुआ है वो मतलब लोकतांत्रिक तो नहीं है, गैर कानूनी। और तो इसके बाद फिर जब बहस शुरू हुआ, तो बहस की शुरुआत में ही, मतलब होता है नहीं कि प्रथम ग्रासे मक्षिका, तो उस तरह का हुआ इनके साथ कि सबसे पहले जो वक्ता थे शुरुआती, उनमें से ही एक थे राकेश अचल साहब। मैं सारे लोगों से परिचित नहीं हूं, सारे लोगों के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन हो सकता है वो कोई बड़ी हस्ती रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूं निश्चित तौर पर। तो राकेश अचल साहब ने, हालांकि वो चूंकि ये विरोध में प्रदर्शन था, तो सारे जितने भी विरोध करने वाले लोग आए थे वही लोग आए थे।
तो राकेश अचल साहब ने शुरुआत में ही इनके जो दावे थे गैर कानूनी होने के, उसकी धज्जियां उड़ा दी। थोड़ा उनकी भी दलील सुनिए आप, क्या कहा उन्होंने। अजीत अंजुम साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है वो गैर कानूनी नहीं है, मैं इसको कहता हूँ कानून का दुरुपयोग करके ये मुकदमा हुआ है। कई सारे लोग थे, इसके बाद फिर आए आशुतोष, फिर एक पुराने पत्रकार हुआ करते थे राहुल देव, ये ऐसे तमाम पत्रकारों को मैंने देखा जो कांग्रेस के राज में या यूपीए शासनकाल में अच्छी मलाई खा चुके हैं। वो तमाम पत्रकार जो अब कहीं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, ना टीवी चैनल पर बोलने का मौका मिल रहा है, दूरदर्शन पर पहले गेस्ट के तौर पर जा जाकर लोग 4-4 हजार रुपये पर डिबेट में पार्टिसिपेशन का मिलता था उस समय। तो समझिए कि अगर 10 बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बुला लिया गया उन लोगों को, तो 40,000 50,000 रुपये, अगर 4-5 हजार रुपये तो थोड़ा अच्छा प्रोफाइल का गेस्ट होता था, 5,000 6,000 ऐसे भी मिलते थे। तो ऐसी मतलब आराम की तनख्वाह मिलती थी इन लोगों को। इसके अलावा कई सारे लोगों ने कई विभागों में डॉक्यूमेंट्रीज बना बनाकर, जो डॉक्यूमेंट्री कहीं प्रसारित नहीं हुए वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्रीज बना बनाकर इन लोगों ने कई बार डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब जब इन लोगों के पास काम आता था तो उसमें कुछ के काम का ऑफर मेरे पास भी आया। हालांकि संयोगवश मैं कभी किसी डॉक्यूमेंट्री से, इन लोगों की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ नहीं पाया और जुड़ने की इच्छा भी नहीं थी मेरी, तो लेकिन ऑफर आते रहते थे। और उस समय इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई कई मिनिस्ट्रीज के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए इन लोगों ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जो कहीं दिखाई नहीं गई। कुछ मंत्रालयों में जो इस तरह के पत्रकार होते थे जो चाटुकार मंत्री के आसपास घूमते थे, तो उन लोगों को क्या कहते थे मंत्री जी कि अपने जेएस को बुलाते थे और बोलते थे कि इनको कुछ डॉक्यूमेंट्री दे दो। तो डॉक्यूमेंट्रीज, एक डॉक्यूमेंट्री 3-3 4-4 लाख रुपए मिलते थे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के। तो मतलब वो 3-3 4-4 लाख रुपए की एक डॉक्यूमेंट्री होती थी जो मंत्रालय कमीशन करता था, मतलब उतना पैसा दे देता था इन लोगों को बनाने के लिए। और ये बनाते थे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, एक साथ 12 एपिसोड 13 एपिसोड बना रहे हैं, जैसे वो कहीं किसी इसमें चला जाएगा किसी चैनल पर। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। एक मंत्रालय एक पत्रकार से 13-13 डॉक्यूमेंट्रीज बनवाता था। आप सोच सकते हैं कितनी मोटी रकम इन लोगों को दी जाती थी। और इन लोग बहुत मंत्रियों के इर्द गिर्द, अफसरों के इर्द गिर्द जाकर लगाकर चाटुकारिता करते हुए अच्छी कमाई करते थे। जब नौकरी में नहीं होते थे तब, अगर नौकरी में हो गए, किसी चैनल में कंसल्टेंट बन गए, कई सारे चैनल्स ऐसे थे, इवन दूरदर्शन भी था जो इस तरह के लोगों को, कुछ लोगों को कंसल्टेंट बना के और अच्छी कमाई इन लोगों को करने का मौका दे देता था। और उसके बाद फिर उन लोग उनमें से तमाम जो लोग अब मोदी के राज में आने के बाद फिर एक सबसे बड़ा जो इन लोगों का नुकसान हुआ, इन लोगों की जो बोलती थी वो बंद हो गई, क्योंकि वो सारी जो मुफ्त की रेवड़ियां थी वो बटनी बंद हो गई। उनमें से मैं सारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% बंद हो चुकी है। डीएवीपी के जरिए जो छोटे मंझोले अखबार तथाकथित जो कहीं नहीं बिकते थे, कहीं नहीं दिखते थे, उनमें विज्ञापन देने का जो खेल होता था, ये सारे खेल जो हैं मोदी सरकार ने बंद कर दिए। और उसका इन लोगों के भीतर बहुत गुस्सा है। जो पूर्व पत्रकार जितने भी हैं, आप देखिएगा, जो भी मतलब अच्छी मलाई खा चुके हैं मोदी के पहले, वो मोदी के आने के बाद बहुत चिढ़े हुए हैं। और उन्हें अभी भी लगता है कि शायद ये राज खत्म हो जाएगा। इस बार तो चुनाव में इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था। हालांकि देश की जनता ने ये सारा कुछ खेल समझ लिया है कि वास्तव में क्या है। इस बार तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो हो रहा है, जो चुनाव आयोग जो करवा रहा है, ये तो एक ऐसा खेल है जिसमें पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कई बार ये लंदन में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है या फ्रांस में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसके कारण उन लोगों को जो तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उन लोगों को
भारतीय चुनाव आयोग से सीख लेना चाहिए कि कैसे अपने नागरिकों को, हालांकि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके बावजूद और यहाँ चुनाव जो यहाँ के मतदाताओं को रेगुलेट करना एक समझिए कि ऐसी चुनौती है जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और वैसे अभियान में जब लगा हुआ है चुनाव आयोग कि एक भी जेन्युइन मतदाता पीछे न रहे, उसका अधिकार न खत्म हो, और गैर जेन्युइन मतदाता को किसी तरह से मताधिकार न मिल जाए। तो इस बारे में जो इसका जो एक्सरसाइज है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, तो वो बहुत मतलब प्रशंसा योग्य कदम है। आप अगर जो चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल या वेबसाइट पर जाकर देखिए तो वास्तव में इतना कमेंडेबल काम कर रहे हैं। आपको अगर जो लोग नहीं जानते उन लोगों को फिर से बता दूं कि बिहार में जो अभी SIR चल रहा है उसके तहत चुनाव आयोग ने इन लोगों को, जो घुसपैठिए आते थे उन लोगों को, जो सबसे इजी उन लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देते थे, उनके जो यहाँ सरपरस्त लोग थे, वो होता था आधार कार्ड, और उसके बाद फिर उसके आधार पर वोटर कार्ड बनवा देते थे उनका। तो उसको चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब 10 तरह के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अगर जेन्युइन वोटर हैं तो आपके पास कोई एक तो मिल ही जाएगा। आपने अगर यहाँ इवन एग्जाम दिया है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप यहाँ के नागरिक हैं, किसी तरह से प्रूफ कर दीजिए। आपने नहीं, मान लीजिए आपने 2003 में पिछला इंटेंसिव रिव्यू हुआ था, उसके बाद ये अब मौका है 2025 में। तो अभी इतने बीच में जो भी वोटर लोग जुड़े हैं इस तरह की कारस्तानियों से, जो जुड़े हैं, पहले वो बताया कि आपको आधार कार्ड बन गया, उसके आधार पर मतदाता पहचान पत्र बन गया, मतदाता सूची में नाम जुड़ गया, तो इस तरह की जो बदमाशियां होती थी उनके खिलाफ इसने क्या किया चुनाव आयोग ने कि बोला कि नहीं, हम इन सारे जो आधार हैं, पिछले जो मतदाता सूचियां थी उनको हम आधार नहीं मानेंगे। जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हुआ था 2003 में, उसके पहले की स्थिति को हम बरकरार रखेंगे। 2003 के पहले अगर मतदाता सूची में आपके माता पिता का किसी का नाम है तो आप उसको दिखा दीजिए, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो वहां आप क्लिक कीजिए, वहां से सर्च कीजिए और उस डॉक्यूमेंट को लगा दीजिए। ऐसा तमाम आप देखिएगा, ये जो अजीत अंजुम साहब का वीडियो है उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि वो जो BLO हैं वो उस डॉक्यूमेंट्स को, उन डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट को जोड़कर और सूची बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। तो ये तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में कई लोगों की जो फर्जी वोटर पर जो आधारित जो दल थे उन लोगों की घिघी बंधी हुई है। अब उन लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कानूनी तौर पर तो ये सही है, जैसा कि ये राजेश अचल साहब बोल रहे थे, और चुनाव आयोग जैसा बड़ा जो संस्थान है वो कानूनी तौर पर गलत काम नहीं कर सकता है। इस पे तमाम जो विपक्षी दल हैं वो शोर मचा रहे हैं, और क्यों शोर मचा रहे हैं ये जनता को भी पता है। तो इस चुनाव में क्या होगा, बिहार के चुनाव में कम से कम क्या होगा, ये सबको पता है। और इसका जो अगला चरण है वो जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो सेंसिटिव राज्य हैं सबसे ज्यादा, ये समझिए कि ये बिहार वाला जो था ये एक एक्सरसाइज था, एक अभ्यास था, और इसके बाद जो मेन काम होगा वो बंगाल में दिखेगा। बंगाल का भी अभी काम शुरू हो गया है, बंगाल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर आप उनके चुनाव आयोग के वेबसाइट या ट्विटर हैंडल पर जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि बंगाल के जो BLO हैं वो क्या बोल रहे हैं। तुरंत उसमें अभी कई सारे वीडियोज उनके दिख जाएंगे कि उनके यहाँ भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं कि कैसे उनके यहाँ स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जाए। तो अब ये एक बड़ा वो है यज्ञ समझिए चुनाव आयोग के लिए, जो उसकी कैसे पूर्णाहुति करेगा ये अभी देखने वाली बात है। इसके अलावा अभी इस वीडियो की जो चर्चा कर रहा था मैं, इस वीडियो को
राहुल गांधी ने भी शेयर किया। तेजस्वी यादव तो शेयर करना ही था, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है, ऐसी चर्चा थी पिछले चुनाव में जब बिहार का पिछला चुनाव हुआ था, तो यही अजीत अंजुम साहब ही वहां गए थे, भारी मोटी रकम लेके गए थे, और उस मोटी रकम में से एक बड़ा हिस्सा इनके चैनल को प्रमोट करने में लगाया गया था। बहुत प्रोफेशनल लोग लगे थे, तभी इनके चैनल का उस समय ग्रोथ हुआ था बहुत तेजी से, और उसको बहुत प्रोफेशनली उसको प्रमोट किया गया था। कई सारे साइबर एक्सपर्ट लगे थे, बाकायदा पेड प्रमोशन हुआ था। इस बात पर वहां बिहार में बहुत तेजी से चर्चा थी पिछले चुनाव के समय में। तो तेजस्वी यादव तो बहुत पुराने सहयोगी हैं, लाखों रुपए देने वाले सहयोगी हैं, तो वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनका पैसा भी लगा हुआ इनके यात्रा पर, इनके जो रिपोर्टिंग है उस पर। तो उसके अलावा राहुल गांधी ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने भी शेयर किया। लेकिन चुनाव आयोग ने इनको तुरंत औकात दिखा दी। चुनाव आयोग ने इन्हें एक, समझिए, आईना दिखाया। एक सीधा उन्होंने फ्लैग इशू किया कि यह वीडियो पूरी तरह से भ्रामक और गलत तथ्यों से भरा हुआ है। तो चुनाव आयोग ने जब सर्टिफाई किया, उनके फैक्ट चेक ने सर्टिफाई किया इस वीडियो के बारे में, और राहुल गांधी, हालांकि जो राहुल गांधी के ट्वीट पर जो रिएक्शन आए हैं वो भी एक से एक मजेदार हैं। एक सज्जन ने पूरा लिखा है कि राहुल जी कैसे, आप देखिए, पढ़ के आप इसको देखिए कि राहुल जी वास्तव में बीएलओ जो है वो एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति को मदद कर रहा है, उसका वीडियो बनाकर प्रस्तुत करना ये कोई समझदारी नहीं है। कुछ लोगों ने कारण ये भी बताया है कि ये जो अभी 29 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, तो राहुल गांधी और उनका परिवार जो है वो पूरा बौखलाया हुआ है, क्योंकि 29 जुलाई को जो नेशनल हेराल्ड केस का जो करोड़ों का घोटाला है, अरबों का घोटाला जो है, उसकी जो है फाइनल तिथि आने वाली है, और उस दिन बहुत उम्मीद है कि इन लोगों को सजा हो जाएगी, और कम से कम कोर्ट जो है अगर अपनी फाइनल, क्योंकि उसमें चार्जशीट, सुनवाई, बहस सब कुछ पूरा हो चुका है, तो कोर्ट उस दिन सजा सुना सकता है, कम से कम इन लोगों को दोषी ठहरा सकता है, और उसके बाद फिर सजा क्या होगी, कम से कम इस तरह के भयंकर जो घोटाले के केस हैं उसमें जेल जाना पड़ सकता है इन लोगों को। हालांकि जेल भेजना जो है वो इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, इस तरह के नेताओं के लिए, मेरे विचार से जेल भेजना जो है वो एक सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जेल जाने से इन लोगों को मौका मिल जाता है, इनके जो समर्थक हैं उन लोगों को कहने का मौका मिल जाता है कि हमारे नेता को फर्जी केस में फंसा के जेल भेज दिया। हालांकि केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है, लेकिन लोग कहने लगेंगे। और वैसी हालत में आपने देखा होगा, केजरीवाल जब चुनावों के दौरान, दिल्ली में चुनावों के दौरान जेल में थे, तो उनकी पत्नी और उनके जो समर्थक थे उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ लगती थी, क्योंकि वो रोते हुए, उनकी पत्नी आती थी आंसू बहाते हुए, पूरा नाटक चलता था और पब्लिक की सिंपैथी हो जाती थी। लेकिन उसी दौरान जैसे संजीव खन्ना ने एक बहुत समझदारी भरा काम किया और उनको आउट ऑफ द वे जाके जमानत दे दी। तो उससे हुआ क्या कि उसके बाद फिर केजरीवाल और उनके जो समर्थक हैं, जो उन्होंने जो विरोध सभाएं की, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, महाबल मिश्रा हो, ये जितने भी उनके जो तमाम समर्थक थे, सबने जो सभाएं की, उसमें भीड़ जो है बिल्कुल मुश्किल से 150-200 लोगों की भीड़ जमा होने लगी, और नतीजा फाइनली आपने देखा कि दिल्ली से इनकी विदाई हो गई। तो खैर, हम लोग चूंकि एक वीडियो की चर्चा से शुरुआत हुई थी और उस विचित्र प्रदर्शन से, तो वो प्रदर्शन भी एक देखने योग्य है। कभी मौका मिले तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, वो वीडियो बहुत मजेदार है। और हालांकि अंत में मतलब बहुत सारे लोग उसमें, तरह तरह के लोग आए। एक सज्जन ने कहा, एक नए यूट्यूबर हैं, हालांकि उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो उन्होंने कहा कि अजीत जी जो है वो शायद कभी अजीत अंजुम के साथ काम कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अजीत सर ने जो एक बात कही थी, वो बात मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि वो मरे भी तो टेढ़े, वो टेढ़े आदमी हैं, और मरे भी, ऐसा अजीत अंजुम को ही कोट कर रहे थे वो, कि वो मरे भी तो टेढ़े होकर ही मरे, ताकि उनकी जो चिता है उसमें ज्यादा लकड़ियां खर्च हो।
कि सर ने कही कि यार मैं ना टेढ़ा किस्म का आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मैं टेढ़ा ही मरूं और जब मेरी डेड बॉडी हो तो उस पे लकड़ियां ज्यादा लगें। अब इस तरह की मेंटालिटी के महान यूट्यूबर साहब हैं अजीत कि तो उनके लिए क्या कहा जाए। उनके लिए खैर इस तरह का बहुत सारा प्रदर्शन भी होगा। ये तमाम जो आप देख रहे हैं, हंसते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लास्ट में इस प्रदर्शन में मैं आपको बताऊं 5 लोग ही बचे थे और पांचों ने तरह तरह के विचार रखे। आप देखिएगा, हालांकि कोई जो विरोध में जो बड़े पत्रकार जो माने जा रहे हैं, जो अपने आप को स्वनाम धन्य जो बोल रहे हैं, न आरफा खानम शेरवानी दिखी इसमें, न राजदीप दिखा, न और कोई बड़े नाम जो एडिटर्स गिल्ड के नाम से एक जो बड़ा सा इन लोगों का, हालांकि वो गिल्ड भी अभी तक चुप है, पता नहीं शायद 1-2 दिन में कुछ अपना बयान जारी करे। इससे पहले प्रेस क्लब के एक सज्जन ने, एक शांतिदूत सज्जन थे, उन्होंने प्रेस क्लब के बिहाफ पर एक विरोध का लेटर लिखा था। तो इस तरह का अभी चल रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अपने जो स्पेशल इंटेंसिव